ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच संबंध क्या पहले की तरह हो जाएंगे या फिर ऐसे ही तनातनी बनी रहेगी। अगर तनातनी बनी रहने की संभावना, आशंका बनी रहती है तो भारत की रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए? कमर आगा साहब, शुरुआत आपसे। भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए उस मसले में, तेल की निर्भरता को लेकर के, गैस की निर्भरता को लेकर के और कूटनीतिक संबंधों को लेकर के? देखिए, हमारा 80% तेल इसी क्षेत्र से आता है, 80-85। जी। दूसरी बात ये, हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ पे काम करते हैं। हमारा ट्रेड जो है इनके साथ 150, 160 और 200 बिलियन डॉलर के बीच में आ जाता है। फिर उसके अलावा हमारे पास इन देशों से रिमिटेंसेज आते हैं 30 बिलियन, 40 बिलियन, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से। और फिर ये भी है कि इन देशों का इन्वेस्टमेंट भी लगातार हमारे यहाँ आ रहा है और आने वाले समय में काफ़ी। तो ये सोच लेना कि हम इनको छोड़ देंगे और कहीं और से तेल लाएंगे या गैस लाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि एक तो अगर आप अमेरिका हमको सप्लाई कर सकता है, लेकिन ये कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, टाइमिंग और फिर उसके अलावा ये है कि सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। हमारी निर्भरता थ्रू जो रहेगी इन्हीं कंट्रीज़, और रशिया हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और इन्हीं देशों से हम आएंगे। तेल ऐसा नहीं होता कि आप जब जी चाहे जहाँ से जी चाहे ख़रीद लें। बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो उन्हीं पे वो सप्लाई करते हैं और वो उसको बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है बदलने के लिए। गैस के लिए जितना सप्लाई कतर से है हमारी, अगला बड़े कई साल तक का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। और वो उस समय कैसे बीच में जो ये क्राइसिस आई है वार की वजह से, ज़रूर हमें जहाँ से भी मिलेगा हम थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से लाएंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक हमको इन्हीं से लेना पड़ेगा। हमें सस्ता पड़ता है और फिर हमारे दूसरे इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं इनके साथ। ये क्षेत्र बहुत इसका करीब होने की वजह से भी बड़ा फ़ायदा होता है। हमारे नियर नेबर हैं ये सब, सैकड़ों साल पुराने संबंध हैं हमारे। और फिर रशिया ने हमेशा हमको सपोर्ट किया। इस वार में भी हम देख रहे हैं, इस यूक्रेन वार के पीरियड में जिस तरीके से हमें तेल की सप्लाई बनी रही, जबकि यूरोप और अमेरिका, यूरोप को ख़ास तौर से बड़ी समस्या आ गई थी। ये एक बड़ी बात आपने कही कि यूरोप को लेकर समस्या आ गई थी, और ऐसा नहीं कि हम कोई विकल्प तलाश लें और जिस चीज़ों को लेकर निर्भरता है उन चीज़ों पर निर्भरता पूरी तरह से ख़त्म कर दे, ये संभव है नहीं, क्योंकि भौगोलिक वजह भी इसकी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। नरेश कौशिक साहब, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? मैं कमर भाई से बिल्कुल सहमत हूं कि ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें संबंध बनाए रखने चाहिए। लेकिन हमें जो हो रहा है उसको देखते हुए हमें विकल्प की से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दूसरे विकल्प खुले रखें। और जो अभी हाल ही में जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो समझौता किया है, जो भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर ये स्ट्रेट हॉर्मुज़ इसी तरह से बंद होता रहा तो फिर हमें वैकल्पिक रास्ता चाहिए इसी क्षेत्र से, लेकिन हमें दूसरे देश से तेल मिलता रहे। और अमेरिका तो देखिए चाहेगा अपना तेल वो हमें बेचे, वो चाहेगा कि रूस से हम ना खरीदें, वो चाहेगा कि वेनेजुएला से हम खरीदें, लेकिन हमें जो है अपने विकल्पों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। ईरान के साथ मैं समझता हूं कि हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं और भौगोलिक रूप से जो महत्व है वो भी है। इसके अलावा भारत में जो मैं समझता हूं कि ईरान के प्रति एक सम्मान और सद्भाव की स्थिति है ज्यादातर लोगों में, मैंने ये देखा है। और इसकी वजह यह है कि बहुत समय, अब जैसे आप जो आपको याद होगा अफगानिस्तान की जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें नॉर्दर्न अलायंस के साथ में को सपोर्ट कर रहा था, भारत भी कर रहा था, ईरान भी कर रहा था। तो ईरान से हमारे संबंध इसलिए अच्छे होते रहना जरूरी है कि हम उनके साथ चाह बाहर जो पोर्ट है वो हमें फिर से उसका जो उस पर हम कोई बिलियन से ज्यादा डॉलर खर्च कर चुके हैं वो हमें फिर से बहाल करना है। और इसके साथ उससे जो हमारे सेंट्रल एशिया के जो दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान
से हमें रोड की क्लियरेंस कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा अपना लीवरेज इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम सेंट्रल एशिया के साथ जो द्वार हमें खोलना है वो उसमें ईरान की जरूरत है। तो ईरान के साथ हमें संबंध अच्छे रखने होंगे, लेकिन विकल्पों की तलाश हमें बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो और जरूरी है, जो चीन ने किया, हमें अपने जो भंडार हैं तेल के, वो जो रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व और बढ़ाने चाहिए। चीन को इस लड़ाई का ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास में अमेरिका से भी ज्यादा बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे। वो मुझे लगता है अब जैसे तेल की सप्लाई दुनिया में बढ़ रही है, तो हमें वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व और बढ़ाने चाहिए, और विकल्प तो जाहिर है कि हमें रखने चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ानी चाहिए, और हालांकि ये बात सही है कि ऐसा नहीं कर सकते कि संबंध बिल्कुल तोड़ लें या फिर बिल्कुल उनसे आइसोलेट होकर हम कुछ कर लें, ये प्रैक्टिकल तौर पे सहमत है नहीं। पर एम्बेसडर दयाल, दो चीज़ें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने चाहिए और दूसरा कि संबंधों को नए सिरे से हमें देखने की ज़रूरत है क्या, कारोबारी संबंध हो चाहे रणनीतिक संबंध हो। देखिए, भारत तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि इससे हमको बहुत नुकसान हुआ। सभी पैनलिस्ट ने ये कहा है कि भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं ईरान के साथ भी, और अमेरिका के साथ तो बहुत ही अच्छे। आप देखिए, हमारी मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप है, हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है वहां पर, खुशहाल है, अच्छे काम कर रही है, रेमिटेंसेस वहां से आते हैं, अमेरिका से हमारे डिफेंस रिलेशंस बढ़ रहे हैं, क्वाड में पार्टनरशिप है। तो हम तो नहीं चाहते कि किसी तरह से इनको नुकसान पहुंचे। हम तो हमेशा ये कोशिश करते आएंगे कि भाई हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी अच्छे बने रहे और अमेरिका के साथ भी, क्योंकि हमारे पहले भी ऐसे ही थे। अब जहां तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात है, ये बड़ा भारी लेसन इंडिया को मिला है, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एनर्जी रिजर्व उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। और जैसा कुछ पैनलिस्ट ने कहा कि चाइना के रिजर्व बहुत अच्छे, इस वजह से चाइना पे उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा। हम बहुत प्रेशर में आ गए थे, हमारे कई तरह की जो सप्लाईज थी रुक गई थी। तो हम इस पर फोकस करेंगे, साथ ही साथ अमेरिका के साथ अपने जो रिश्ते कायम हैं, अच्छे हैं, उनको और तंदुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे लड़ाई खत्म हो तो ईरान के साथ भी जो हमारे रिश्ते अच्छे और हो सके, ऑयल सप्लाईज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी हम कर सके वो होते रहे। तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं लड़ाई खत्म हो और दोनों साइड्स के साथ हमारे रिश्ते अच्छे तंदुरुस्त बने। प्रमित साहब, ये कितना संभव है या फिर कितना चैलेंजिंग है कि एक बैलेंस बैठा पाना भारत अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर के? भारत का अपना इंटरेस्ट ईरान के साथ है, ईरान का अपना इंटरेस्ट भारत के साथ है। देखिए, आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर चैलेंज, दैट्स अ नो ब्रेनर कि भाई आपको अमेरिका के साथ यू आर नेचुरल अलाइज, बोथ आर largest and the oldest democracies, and people to people connect is very strong. जैसे अभी प्रभु दयाल साहब ने बोला, there is a large community and everybody having a very positive feeling. वो तो मीडिया में पिछले 4 महीनों से मुझे कड़वाहट दिखती है, बाकी अदरवाइज वन ऑन वन जब बात करते हैं तो people are having that people to people connect. आज भी भारत से more than 100,000 students every year come to America. लास्ट ईयर ऑल्सो मोर देन 100,000 स्टूडेंट्स केम टू अमेरिका। और जो H1B वीजा वगैरह के जो छोटे इश्यूज हैं उसको भी रिजोल्यूशन निकल जाएगा। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देयर इज अ प्रेशर ऑन द जॉब मार्केट, और इसकी वजह से H1B और कुछ तरह से डिस्ट्रप्शन आ रहा है। बट बाय एंड लार्ज इंडिया एंड अमेरिका आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स, दे आर गोइंग। एंड आप सबसे बड़ी बात तो दोनों के जो प्रीमियर हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, दोनों की केमिस्ट्री और दोनों की अर्थमेटिक दोनों बढ़िया है, और दोनों ही अगले 2 से 3 साल तो निश्चित रूप से सत्ता में रहेंगे। और उसके रहते भारत और अमेरिका की नेचुरल पार्टनरशिप और ग्रो करेगी। आपका जो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, हमारे सभी साथी पैनलिस्ट ने शॉर्ट टर्म मेजर्स में तो डेफिनेटली उन्होंने क्लैरिटी दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं कहूंगा कि इंडिया शुड स्टार्ट एग्रेसिवली वर्किंग ऑन न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में भारत ने एक तरह से उतनी प्रगति नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, और आज भी जो अब 100 गीगावाट का जो भारत ने एक लक्ष्य रखा है इन नेक्स्ट 20 इयर्स, दैट्स अ वेरी एम्बिशियस गोल एंड इट मस्ट शुड बी अचीव्ड सो दैट आवर डिपेंडेंसी ऑन ऑयल विल सर्टेनली रिड्यूस। पर उसमें भी हमको न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को हमेशा लाना होगा, एंड दैट्स वेयर अमेरिका कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मैं लास्ट टाइम भी कहा था शायद एक ट्रांसपोर्टेबल न्यूक्लियर पावर प्लांट और इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज अमेरिका से इंडिया आ
सकती है जिसमें आप 8 से 10 साल में जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, उसकी जगह से आप 4 साल में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं एट अ मच लोअर कॉस्ट। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ से डाइवर्सिफाई करेंगे तो इंडिया विल बी इन अ मच बेटर शेप। एंड एनर्जी शुड नॉट बी ओनली लुक्ड एज एनर्जी स्टैंड पॉइंट, इट शुड बी ऑल्सो लुक्ड एट डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि एनर्जी एक रहेगा, लेकिन इसमें आपने जो जिक्र किया कि एआई की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, रिश्ते में खटास जैसे दिख रही थी। तो आपको बता दूं कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है जिसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो खत्म करने का फैसला था ट्रंप का, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया है। अब पता नहीं आप, हाँ, उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा इलीगल है। हालांकि अब यह है कि आप लोग It is a welcoming news. मैं खुद ही interrupt कर रहा था because it came on my WhatsApp as well that this is a great relief because हमारे काफी young साथी लोग हैं, young couples हैं, they were worried कि अरे हम यहाँ पर हैं और हमारे बच्चे अगर यहाँ पर उनकी पैदाइश होती है तो whether they will be citizen or not. So आप देखिए इंडियन लोगों को भी there is a interest to be American citizen और एक बड़ा रिलीफ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक छोटा सा एक झटका है, ऑल्दो ही वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग इट माइट नॉट गेट थ्रू। कल तो उनको एक बड़ी सफलता मिली जो उनके फेवर में कुछ डिसीजंस गए हैं। आज जरूर ये उनको उनके फेवर की नहीं रही, बट फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा स्टैंड पॉइंट वी मोस्ट ऑफ अस और ऑल ऑफ अस आर वेरी लीगल हियर इन अ लीगल स्टेटस, और लीगल स्टेटस के बच्चे जब यहाँ पैदा होंगे तो वो सिटीजनशिप बनेंगे। ये इंडियन डायस्पोरा के लिए बड़ी अच्छी और वेलकमिंग न्यूज है। चूंकि इस पे चर्चा आपने छिड़ी दी है तो एक छोटा सवाल मैं ले लूं नरेश कौशिक साहब से कि दूसरा ऐसा झटका है, पहला जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया, उसके बाद ये बर्थ राइट सिटीजनशिप को इलीगल करार दिया है। तो अब आपको लगता है कि जो बचे हुए कार्यकाल हैं ट्रंप थोड़े से नरम पड़ेंगे? ट्रंप तो थोड़े से नरम अब पड़ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जो पावर है उसकी लिमिट्स अब दिख रही हैं। जिस तरह से वो पिछले साल बर्ताव कर रहे थे उस तरह से अब बर्ताव नहीं कर रहे हैं। उनको ये भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान भारत का विकल्प नहीं हो सकता। तो भारत भारत है और मैं समझता हूं कि हमारी और अमेरिका के, भारत और अमेरिका के नेचुरल एलाइज हैं। ये दोनों डेमोक्रेसीज हैं। एक जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, एक सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी है। तो दोनों का मेल बहुत जरूरी है। लेकिन ये हुआ आपका नेटवर्क यहाँ पे चला गया है नरेश कौशिक साहब कुछ तकनीकी वजहों से, लेकिन आपने सही कहा कि पिछले कुछ फैसलों के बाद ट्रंप को भी लगने लगा कि उनके कदमों की भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि अपने मन माफिक असीमित तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। शायद आने वाले दिनों में उनके फैसलों, उनके कदमों पर ये झलक और भी ज़्यादा प्रमुखता से दिखाई दे और हम सब ये उम्मीद करेंगे कि जो यूएस और ईरान के बीच में शांति वार्ता हुई है वो सफल हो और 60 दिन के भीतर ये अस्थायी शांति वार्ता जो है स्थायी शांति वार्ता में, शांति समझौते में तब्दील होता हुआ दिखे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी से आवाज़। नमस्कार।